Good morning, class. Welcome to the new topic, that is farming in Palampur. Only two topics are remaining now, that is farming and non-farming activities of production. We will cover first and third point in this lecture because they are short. Second point is quite long, so it will take an entire lecture. So we will cover it later on. There are 7 points in this topic, and this part is also important. So let us start. Land is fixed. Point 1. So, what is this? Farming is the main production activity in Palampur. We have already studied about the overview of village Palampur and how the Palampur seems to be. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. As Palampur is a village, so the major section of that village, that is 75% of the people of that village are dependent on farming for their livelihood. मतलब जीने के लिए खेती पे डिपेंड करते हैं 75% लोग. They could be farmers on farm, they could be farmers or farm laborers. फार्मर्स और फार्म लेबरर्स मीन्स कि वो या तो खुद फार्मर होंगे या दूसरे के फार्म्स में एज अ लेबर वर्क कर रहे होंगे अगर उनके पास ज़मीन नहीं होगी तो. द वेल बींग ऑफ द पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स. तो कौन कितना बेहतर होगा उस विलेज के अंदर, वो उनके खेतों में प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है. जिसकी जितनी अच्छी फसल होगी उसका जीवन उस साल उतना ही अच्छा बीतेगा. बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. लैंड एरिया अंडर द कल्टिवेशन इज़ पार्शली fixed. Since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation. तो कहने का मतलब कि जो लैंड है वो वहाँ पे फिक्स है. टॉपिक ही है लैंड. 1960 से अभी तक जो लोगों के पास लैंड एरिया है वो अभी तक एक्सपेंड नहीं करा. जिसके पास जितना है उसके पास उतना ही है. तो वो इसीलिए कह रहा है बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन द रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. तो लोगों के लिए फार्म प्रोडक्शन बढ़ाना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है. क्यों? क्योंकि लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ पार्शली फिक्स. तो जो एरिया खेती के अंडर में आता है वो अभी तक पूरी तरीके से काफ़ी हद तक फिक्स है. 1960 से पालमपुर के अंदर कोई भी लैंड एक्सपेंशन नहीं हुआ है फार्मिंग कल्टीवेशन फील्ड्स के लिए. बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड. अभी तक के लिए जो विलेज के अंदर वेस्ट लैंड था, ये टाइप्स ऑफ लैंड हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो जो वेस्ट लैंड था उसको किसानों ने कन्वर्ट कर दिया है कल्टिवेबल लैंड के लिए. देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन. अब उस गाँव के अंदर कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं बची है जिससे हम फार्म प्रोडक्शन को वहाँ के किसान बढ़ा सकें बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन. तो जितनी ज़मीन थी उन्होंने उसको कल्टिवेशन के लिए यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया है. कहने का मतलब द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर. तो नॉर्मली लैंड को हम लोग हेक्टेयर में मेजर करते हैं. अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से करते हैं. विलेजेस के अंदर आप लोगों ने सुना होगा बीघा, इतने बीघा ज़मीन है, या गुंथ एट्सेट्रा. अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है. अगर हम सीधी बात करें तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर. तो 1 हेक्टेयर ज़मीन कितनी होती है? अगर हम एक चौकोर ज़मीन उठाएं जिसकी एक साइड जो है वो 4 साइड होंगी ना स्क्वायर की, तो 1 साइड जो है वो 100 मीटर्स है. तो 100 मीटर्स का अगर स्क्वायर है, 100 मीटर साइड की अगर कोई स्क्वायर है तो वो 1 हेक्टेयर है. तो वो कह रहा है कि क्या आप अपने स्कूल के ग्राउंड को मेजर कर सकते हैं? तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक, जिसको हम हेक्टेयर में मेजर करें. तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ पॉइंट 3. पॉइंट 3 इज़ विल द लैंड सस्टेन. बट सी चिल्ड्रंस, इस पॉइंट को समझने के लिए पॉइंट 2 को समझना ज़रूरी था. बट पॉइंट 2 जो है इट इज़ वेरी लेंदी टू कंप्लीट इन दिस लेक्चर. सो वी आर टेकिंग दिस पॉइंट लैंड विल सस्टेन. टेक बट हम पॉइंट 2 का बस इतना सा बता दें कि पॉइंट 2 में जो फार्मिंग है, देखिए पहले जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से होती थी, है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट कम थी, डिमांड कम थी. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो फार्मिंग में चेंज आने लग गया. तो आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ, हरित क्रांति, तो उस ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो फार्मिंग प्रैक्टिस है वो चेंज हो गई. फार्मिंग तरीका जो है वो चेंज हो गया, जिसको हम लोग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक भी कहते हैं. अब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक में आपने देखा होगा, क्योंकि मॉडर्न है तो आज के टाइम पे भी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपका केमिकल यूज़ होता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, हाई फर्टिलाइजर्स और हाई इरिगेशन यूज़ होता है, HYV सीड्स यूज़ होते हैं. इसको सेकंड पॉइंट में हम लोग कवर करेंगे. और इससे क्या होता है, जो लैंड होती है ना, जो ज़मीन होती है जिस पे खेती की जा रही होती है, वो काफ़ी बेकार हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि आप सेम लैंड पे लगातार फार्मिंग करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो कि ज़मीन के लिए और क्रॉप के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं. इससे ज़मीन जो है वो धीरे धीरे इनफर्टाइल होने लगती है, क्योंकि उसको
इतना केमिकल मिलता है जिससे उसकी जो फर्टिलिटी लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो प्रोडक्शन तो बढ़ता है, मतलब कि जो इंसानों के खाने की ज़रूरत है वो तो पूरी होती है, बढ़ती जा रही है और वो पूरी भी होती जा रही है, बट उसका रिज़ल्ट हमें कैसा मिल रहा है कि हमारी जो एग्रीकल्चरल कल्चरेबल लैंड जो है वो डिप्लीट करती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है ना। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दैट इज़ ओनली द पॉइंट विच इज़ डिस्कस्ड इन पॉइंट 3, विल लैंड सस्टेन। सस्टेन मीन्स क्या ज़मीन भविष्य तक बची रहेगी, है ना, जो एग्रीकल्चरल लैंड है क्या वो बचा रहेगा। तो पॉइंट 2 का थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, उसमें आपका मॉडर्न फार्मिंग बताया गया है। हम जब पॉइंट 2 पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट अस गो इन पॉइंट 3 एंड इफ़ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, सो फ्रॉम हेयर गो टू पॉइंट 2 इन नेक्स्ट लेक्चर, है ना, एंड देन कम अगेन बैक टू पॉइंट 3। बट अगर आपको इतना समझ में आ गया कि मॉडर्न फार्मिंग क्या होती है जो अभी बताया, तो उसके बाद आप ये पॉइंट 3 आराम से समझ सकते हैं। So the third point we will cover is, will the land sustain? Land being a natural resource, the natural land किस तरीके का resource है? Natural resource है, we all know. It is necessary to be careful in its use. तो उसको इस्तेमाल करते समय we have to be very careful, take, because we cannot create land again. Scientific reports indicate that the modern farming, बताया था ना सेकंड पॉइंट में आपका मॉडर्न फार्मिंग आता है, जिसकी में सबसे ज़्यादा हम लोग नेचुरल क्या कहते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, है ना। तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। तो वही वो कह रहा है कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करते हैं कि जो हमने मॉडर्न फार्मिंग में इतना ज़्यादा उसमें केमिकल, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड क्रॉप में यूज़ करा है, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्स जो उसका बेस है ना, ज़मीन जो है वो ओवर यूज होती जा रही है, उसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना। इन मैनी ईयर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। तो मैंने बताया आफ्टर इंडिपेंडेंस लगातार हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च करते गए, है ना, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, विच इन रिजल्ट्स टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। क्यों सॉइल लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हुआ होगा? बिकॉज इतना सारा केमिकल हमने यूज़ करा उसमें एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स। मैंने बताया मॉडर्न फार्मिंग में हाई इरीगेशन चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज देयर वी यूज़ HYV सीड्स। ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट 2 में बताई जाएंगी, इसलिए डोंट गेट नर्वस, है ना। तो ग्राउंड वाटर इसीलिए बहुत ज़्यादा डिप्लीट होने लग गया, ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा लगने लगे क्योंकि इरिगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो इसीलिए कह रहा है। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो ज़मीन के नीचे जो वाटर टेबल है वो उसको घटाती जा रही है लगातार, क्योंकि पानी का इरिगेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इन्वायरमेंटल रिसोर्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। और ये जो इन्वायरमेंटल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जैसे सॉइल का फर्टाइल होना, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, इनको बढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर हम उसको रैपिडली यूज़ करेंगे, इतनी जल्दी यूज़ करेंगे, तो ये बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाएगी, घट जाएगी या ख़त्म ही हो जाए। और वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम। ठीक, अपने नेचुरल तरीके से तो रिस्टोर हो भी जाएगी, लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी यूज़ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसको रिस्टोर करना लगभग नामुमकिन है। सॉइल की फर्टिलिटी को, है ना, ज़मीन की, खेत की पैदावार को, फर्टिलिटी को, और साथ ही साथ ज़मीन के नीचे जो पानी है, क्योंकि हम तो नहीं भर सकते ना हम सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारा भविष्य में इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है ये एनवायरनमेंट को, साथ ही साथ ये लैंड जैसी रिक्वायरमेंट को, फर्टिलिटी ऑफ लैंड को और ग्राउंड वाटर को, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी ही, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट आगे बढ़ती ही जाएगी। बट अगर हम इतनी जल्दी रैपिडली यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को तो वो ख़त्म हो जाएंगे, लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अभी बताया कि दैट इन मॉडर्न फार्मिंग यूज़ हाई केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व्स इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। तो आपने देखा होगा जो खेत होते हैं उसमें किसान जो है वो कुछ स्प्रे करते हैं, है ना, तो यही केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं। अब बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग। तो ये जो केमिकल है प्लांट में जाने के बाद प्लांट को तो जो देना होता है वो देता है, बट ये सॉइल में बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। ये केमिकल सॉइल से होते हुए धीरे धीरे फिल्टर होते हुए नीचे अंडरग्राउंड वाटर लेवल तक जाता है और उसको भी पॉल्यूट कर देता है। भाई केमिकल है, ज़मीन से होते हुए जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी पॉल्यूट कर देगा। ठीक, तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल, अगर पानी के ऊपर से बारिश हो गई, बहते हुए जाएगा तो रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, तो जितना भी वाटर लेवल है उसको ये धीरे धीरे पॉल्यूट करेगा। सॉइल को तो कर ही रहा है,
बट सॉइल में रिटेन नहीं होकर वो सॉइल को फिल्टर होते हुए। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल्ड बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल। आपको पता है कि सॉइल की फर्टिलिटी उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से और बैक्टीरिया से होती है ना। अर्थवॉर्म्स आपने देखा होगा, अर्थवॉर्म्स खेतों में डाले जाते हैं ताकि वो खेत को फर्टाइल करें, बट अगर केमिकल खेत में जाएगा और वो फिल्टर होते हुए अंडरग्राउंड वाटर लेवल तक जाएगा तो सीधी सी बात है वो प्लांट को तो उसने केमिकल दिया, बट प्लांट के साथ सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो सॉइल को फर्टाइल कर रहे थे उसने उनको भी ख़त्म कर दिया। एंड आफ्टर गोइंग टू वाटर थ्रू सॉइल इट इज़ ऑल्सो पॉल्यूटिंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, और बह के अगर रिवर्स और लेक्स में जा रहा है तो इट इज़ ऑल्सो पॉल्यूटिंग रिवर्स एंड लेक। तो आप सोचिए कि ये केमिकल फर्टिलाइज़र कितना हार्मफुल है ना। मॉडर्न फार्मिंग में प्रोडक्शन तो बढ़ा, फार्मिंग तो बढ़ी, बट साथ ही साथ उसने सॉइल को इनफर्टाइल करा, उसने वाटर को इनफर्टाइल करा, उसने अंडरग्राउंड वाटर को पूरी तरीके से पॉल्यूट करा, वाटर को पॉल्यूट करा, सॉरी इनफर्टाइल नहीं, सॉइल को इनफर्टाइल करा, वाटर को पॉल्यूट करा। अगर हम इसकी बात करें तो द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ द हाईएस्ट कंट्री। आपने सुना ही है पंजाब वेयर द 5 रिवर्स फ्लोज, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पंजाब में होता है। उसके बावजूद भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पंजाब में केमिकल फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पूरी कंट्री के अंदर। द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। अब सीधी सी बात है, देखिए अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन होगा अगले साल प्रोडक्शन और कम हो जाएगा उसी फर्टिलाइज़र में। क्यों? क्योंकि सॉइल और इनफर्टाइल हो गई केमिकल की वजह से। अब अगले साल आपको और डबल केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा, तीसरे साल आपको 3 टाइम ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। धीरे धीरे इस केमिकल फर्टिलाइज़र्स की डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हर साल इसी की वजह से सॉइल जो है वो डिग्रेड होती जाएगी, है ना। द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। सॉइल की डिग्रेड कर रहा है, उसकी क्वालिटी को नीचे गिरा रहा है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। उतना ही क्रॉप को उगाने के लिए हर साल उनको ज़्यादा से ज़्यादा हर साल ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सॉइल हर साल इसकी वजह से और ज़्यादा इनफर्टाइल होती जा रही है और अगले साल उसको और ज़्यादा केमिकल की ज़रूरत पड़ रही है। दिस मीन्स दैट द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। अब ये सारी चीज़ें बहुत महंगी आती हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स जो आप पॉइंट नंबर 2 में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी आती हैं और जिसका यूज़ जब बढ़ता जाएगा तो सीधी सी बात है इसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, फार्मिंग कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। चलिए, थैंक यू।